हेलो दोस्तों, वी आर बैक विथ मैथ्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ्स के पिछले वीडियो में मैंने आपको अलग अलग प्रकार की संख्याओं के बारे में जानकारियां दी थी, जो कि थी आपकी सबसे पहले प्राकृत संख्या थी। प्राकृत संख्या के बाद हमने बात की थी पूर्ण संख्याओं की, फिर पूर्णांक की, पूर्णांक के बाद हमने परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का ही एक प्रकार भिन्न, और भिन्न के बाद हमने बात किए थे इन सभी को मिला। तो इन सभी के जो मिक्सचर होता है, जितने आपने अभी तक संख्याओं के नाम सुने, इन सभी को समुच्चय को हम कहते हैं। इन सभी के समुच्चय के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज होती है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याओं को भी हमने जाने थे। तो परिमेय संख्याओं के जो जितना आपने पढ़े, जो परिमेय संख्या से पहले, वो सभी जितने भी संख्या पढ़े थे, सभी की सभी परिमेय संख्या होती थी। तो अब अपरिमेय अपने आप में अलग होती थी। तो परिमेय और अपरिमेय मिलकर के फिर आगे चल करके वास्तविक संख्याएं कहलाती थी। तो वास्तविक अब हम बात करेंगे। वास्तविक के अलावा भी इसके आगे भी गणितज्ञ जो है रुके नहीं। गणितज्ञ जिनका दिमाग खराब हुआ, बोल रहे कि यार जो है, याद रखिए, ये कुछ इस तरीके के इक्वेशन है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 6, इवन एक्स टू द पावर 4 माइनस 8। इस तरीके के इक्वेशन, इनको जो है इक्वेशन वो हल, यहाँ पे 0 इक्वल 0 इक्वल 0। हम एक नॉर्मल इक्वेशन ले रहे हैं, नॉर्मल इक्वेशन है। इनको हल किए जब हमारे साइंटिस्ट ने, तो इन्होंने प्राप्त किया कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 1। जी हाँ, यहाँ x इज इक्वल टू 1। सॉरी, हम इसको हल करके देखते, चलिए हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने प्राप्त किया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू रूट 1। और जब यहाँ पर रूट 1, तो यहाँ पर जिसे हमारे छोटे बहन भाई जो कि है, हमारे छोटे बहन भाई जो कि 8वीं में है, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए स्टेप को बिल्कुल, ये जो है स्टेप करने से पहले हम थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे दें कि ये जो है बीजगणितीय एलजेब्रिक इक्वेशन है। एलजेब्रा जब हम समझाएंगे तब आपको ये जो है इसकी डिटेल वाइज इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। तो उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पक्षांतर एक विधि होती है। तो पक्षांतर करने पर आपके प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। उसी प्रकार जो है आपका गुणा भाग में और भाग गुणा में चेंज हो जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये चेंज कब होता है, जब आप बराबर एक साइड की संख्या को बराबर के दूसरी साइड की संख्या में चेंज करेंगे। बराबर की एक साइड की संख्या को आप दूसरी साइड की संख्या में चेंज करेंगे तो आपको इस प्रकार का चेंजमेंट दिखाई देगा। ये दो प्रकार का जो है चेंजमेंट दिखाई देगा आपको। ये तो आपने नॉर्मल जानकारी ली। चलिए इसी जानकारी के आधार पर अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया आपने, एक्स स्क्वायर को यहीं रखा और जो है एक को बदल रहे हैं, इस साइड में ले जा रहे हैं। तो आप इसको ले जाएंगे तो ये जो है माइनस में था, 1 काय में था, माइनस में, इधर आकर के प्लस में चले गया। अब ये किसके साथ होना चाहिए, तो आपकी चर राशियों के साथ। ये जो है संक्रिया चर राशियों के साथ, इस प्रकार की संक्रिया होंगी तो अगली संक्रिया में चेंज हो जाएगा। चर राशियों के साथ इस प्रकार की संक्रिया में होगा तो वह अगली संक्रिया में चेंज हो जाएगा। ये बात तो आपने समझ ली है। या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये बात तो आपने समझ गए। अब यहाँ पर आपको एक चीज बता दिया जाए कि जब भी घात वाली संख्या है वह रूट वाली संख्या में चेंज हो जाएगी। घात वाली संख्या रूट वाली में और रूट वाली संख्या घात वाली संख्या में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से घात वाली संख्या को आपने रूट में चेंज किया। तो आप एक चीज जानते ही होंगे, जो कि थोड़ी बहुत जानकारी आपने रखे होंगे, तो प्लस प्लस का गुणा जब भी करें, आप प्लस का गुणा प्लस में करें तो आपको पता ही होगा प्लस मिलता है। माइनस का गुणा माइनस में करें तो प्लस मिलता है। माइनस का गुणा प्लस में करें तो आपको माइनस मिलेगा। और माइनस का प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस मिलेगा। अब इसको हम जब बॉन्ड मास करेंगे तो बॉन्ड मास में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा, लेकिन अभी ऊपरी जानकारी रखिए। तो ये चेंजमेंट होगा। तो यहाँ एक चीज जो है नॉर्मली संख्याओं से समझ सकते हैं कि समान चिन्हों का गुणा होगा तो आपको प्लस मिलेगा, असमान चिन्हों का गुणा होगा तो माइनस मिलेगा। समान चिन्हों का गुणा तो प्लस और असमान चिन्हों का गुणा तो माइनस, ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर तो यहाँ आप एक चीज समझ सकते हैं कि आपकी जो, इसे लिख सकते हैं आप दो तरीके से लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू रूट 1 इंटू 1 और x इज इक्वल टू
-1 इंटू -1 ये कर सकते हैं। तो दोनों में ही आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लस प्लस है तो इस वजह से प्लस रह जाएगा, यही मिल जाएगा। और एक एकम एक, उसी प्रकार एक एकम एक, एक एकम एक और माइनस माइनस का प्लस, तो दोनों में तो वही आंसर बन रहा है। जब दोनों में आंसर वही बन रहा है तो हम बात कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू -1, ये कह सकते हैं आप। अब यहाँ पर किस प्रकार चेंज हो रहा है, तो घातांक के समय जब घातांक वाले क्वेश्चन करेंगे हम, एक चैप्टर ही है आपका तो घातांक एवं करणी, घातांक एवं करणी, जब हम घातांक एवं करणी वाले चैप्टर में आएंगे, और मैं आपको यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम्स वाले हैं भाई, थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। आपको बिल्कुल ही जानकारी नहीं है तो फिर तो हम जब धीरे धीरे बेसिक से आगे जो चलेंगे तब आपको जानकारियां देते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर +1 -1 बन जा रहा है। इसी तरीके से जब आप बाकियों को भी हल करेंगे तब देखेंगे। लेकिन जब यहाँ x² + 1 = 0, जब इसको हल किया गया, जब इनको हल किया गया तो यहाँ पर x = -1 आता है, जो कि x = √-1 आता है। √-1 का जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि जानकारी छोटी सी, आपकी एक छोटी सी जानकारी है कि आपके जो रूट है, रूट के अंदर एकदम सेम प्लस, ऐसा नहीं कि 2 का गुणा -2 में करेंगे तब जो संख्या आएगी वो रूट से बाहर निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर रूट से बाहर निकाले हैं आपने कब, जब दोनों संख्या एग्जैक्टली सेम थी। यहाँ का कब निकाले, जब आपकी दोनों संख्या एग्जैक्टली सेम थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपका दो ही तरीके के अगर बनाना चाहें तो -1 इंटू 1 बनेगा, या फिर बनेगा x = 1 इंटू -1। इस तरीके से दो प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी, और दोनों ही इक्वेशन में एग्जैक्ट सेम तरीके की इक्वेशन नहीं बन पा रही है, इस वजह से यहाँ बाहर नहीं निकलेगा। और बाहर नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की, जबकि रूट के अंदर माइनस वाली संख्याएं आ जाए, रूट के अंदर माइनस वाली संख्याएं आ रही थी, तो इस संख्याओं को जो है वैज्ञानिकों ने या फिर आपके गणितज्ञों ने ध्यान दिया, और इन्हीं संख्याओं को फिर आगे चल करके इन्होंने अवास्तविक संख्याएं बोली। इन्हीं संख्याओं को आगे चल करके अवास्तविक संख्याएं बोली, किनको, रूट के अंदर माइनस वाली संख्याओं को, रूट के अंदर माइनस वाली संख्याओं को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर भी क्यूब रूट के अंदर माइनस वाली संख्या या 5 रूट वाली संख्या यानी इवन नंबर के साथ है, तो फिर यहाँ पर इवन नंबर वाली रूट है तो फिर आपकी अवास्तविक या फिर रियल नंबर होंगे। और अगर से आपके ऑड नंबर के साथ अगर से आपकी रूट है तो फिर आपके यहाँ पर संख्याएं कैसी हो जाएंगी, रियल। ऑड नंबर के साथ अगर से संख्याएं आपकी कैसी है, ऑड नंबर के साथ आपके रूट में है तो फिर यहाँ पर रियल नंबर हो जाएंगे, वो ध्यान रखेंगे। तो ये रहे। अब आपको जो है जो आपको एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा जो कि पेड टेस्ट होगा, या फिर वो आपके लिए फ्री टेस्ट होगा जो कि आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो उस टेस्ट को आप जब करेंगे वहां पर कुछ आपके सही विकल्प रहेंगे, उन सही विकल्प इनको करके देखिए, आपको काफी सेटिस्फाइंग लगेगा। अब हम बात करते हैं इनके अलावा अन्य प्रकार की संख्याएं, अभाज्य, सहभाज्य और भाज्य, 3 प्रकार की संख्याएं होती है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। और विभाज्यता का नियम, 2 प्रकार की संख्याओं के बारे में, एक भाज्य, 3 प्रकार की संख्याओं की बात करते हैं, एक भाज्य, एक अभाज्य और एक सहअभाज्य। यहाँ पर मैं आपको एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सम और विषम संख्याओं को तो आप जानते होंगे, सम एवं विषम संख्याओं, ऑड और इवन नंबर, इनके बारे में आप जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से लेते होंगे। तो आप बताइए कि जो है भाज्य से अब आप सम संख्या और विषम संख्या, इनकी परिभाषा आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे। कहाँ छापेंगे, कमेंट बॉक्स में। तो अब हम बात करते हैं भाज्य। तो भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, इनके बारे में जानकारी लेने से पहले आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने पहाड़े तो बहुत पढ़े होंगे, बताइए आपने पहाड़े पढ़े हैं क्या नहीं? तो आप बोलेंगे सर जी हमने पहाड़े तो बहुत ही ज्यादा बार पढ़े हैं। ये बात अलग है कि आपको पहाड़े याद नहीं है, बात अलग है कि पहाड़े आपको याद नहीं है। चलिए अब हम आपको पहाड़े भी याद करा देंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर दें कि पहाड़े जो है भाज्य संख्या है जो कि किसी भी तरीके से 3 से ज्यादा पहाड़ों, 3 या 3 से ज्यादा पहाड़ों में आती हैं। ऐसी संख्याएं जो कि 3 या 3 से ज्यादा पहाड़ों में आती है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी भाज्य। और यहाँ पर भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, तीनों में किसकी बात की जाएगी? तो याद रखिए तीनों में सिर्फ प्राकृत संख्याओं की बात की जाएगी।
किसकी, प्राकृत संख्याओं की बात की जाएगी। और एकमात्र केवल एक ऐसी प्राकृत संख्या है जो कि ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ना ही यहाँ पर सह-अभाज्य तो अलग चीज है। तो केवल एक, कौन सी, पहली जो संख्या जो आपकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है एक, वही एक जो है आपकी जो है भाज्य एवं अभाज्य दोनों प्रकार की संख्या नहीं होती। और अब हम बात कर रहे थे भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्या जो कि अपने दो से अधिक पहाड़ों में आती है, दो से अधिक पहाड़ों में आते हैं। तो इस आधार पे आप बात बताइए। और अभाज्य संख्याओं में बात आएगी कि जो कि सिर्फ 2 या 2 से कम पहाड़ों में आती है, 2 या 2 से कम पहाड़ों में। तो आप बात करेंगे एक की तो बात अलग हो गई, दो, तो 2 की बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ 2 और 1 के पहाड़े में आती है, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार 3 अपने 1 और 3 के पहाड़े में आता है, तो ये भी अभाज्य संख्या हो गई। इसी तरीके से बात करेंगे 4 1 के भी पहाड़े में आता है, फिर 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है। इससे 4 के पहाड़े में भी आता है। कैसे, तो यहाँ पर बात करेंगे 1 एकम 1, 1 दूनी 2 आ गया 1 के पहाड़े में। उसी प्रकार 2 एकम 2 आ गया 2 के पहाड़े में। लेकिन यहाँ केवल 2 पहाड़ों में आ रहा है, इस वजह से अभाज्य संख्या। उसी प्रकार 3 1 तिया 3 और 3 एकम 3, ये भी अभाज्य संख्या 2 पहाड़ों में आ। लेकिन यहाँ 1 चौके 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 3 पहाड़ों में आ गया, इस वजह से आपकी ये भाज्य संख्या हो जाएगी। अब बात करेंगे हम 5, तो यहाँ पर भी 1 और 5, 1 पंचे 5, 5 एकम 5, 6, 1 एकम 1 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और यहीं पर बात करेंगे अब हम 6 एकम 6। तो इस वजह से ये भाज्य हो गई, इस वजह से यह भाज्य हो गई। तो अब हम बात कर लिए पहाड़े, जितने 2 से ज्यादा पहाड़ों में आई तो आपकी भाज्य, और 2 से कम पहाड़ों में आई या फिर 2 पहाड़ों में आई तो अभाज्य। ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं सह-अभाज्य की। तो ऐसी संख्याएं जो कि आपस में कभी डिवाइडेबल नहीं होंगी, मतलब कोई ऐसी कोई संख्या ही नहीं होगी जिनमें कि ये दोनों आपस में डिवाइडेबल होंगी, सिवाय एक के। केवल एक ही ऐसी संख्या होगी जिससे ये दोनों आपस में डिवाइडेबल होंगी। जैसे हम बात करें 15 और 17 की, तो यहाँ पर भी ये 1 से तो 1 15 और 1 17 तो हो रही है, लेकिन उसके अलावा कोई और संख्या जो है आपके 15 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है और 15 से भी हो रहा है, लेकिन 17 ना तो 3 से हो रहा है, ना ही 17 से हो रहा है, ना ही 15 से हो रहा है। तो किसी और संख्या से जो है डिवाइड नहीं हो रहा है, इस वजह से आपकी ये सह-अभाज्य संख्याएं होंगी। और इन सह-अभाज्य संख्याएं जो है आपस में रिलेटेबल होती है, तब पता चलता है हमें कि ये सह-अभाज्य है या फिर नहीं है। अगर रिलेटेबल नहीं है तो फिर ये भाज्य और सह-अभाज्य नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। सह-अभाज्यता की बात करेंगे ही नहीं वहां पर, अगर रिलेटेबल नहीं है तो। अब हम बात करते हैं विभाज्यता के नियम की। तो हमारे विभाज्यता के नियम की बात करें तो विभाज्यता के नियम का अर्थ होता है कि भाग जाना। विभाज्यता का अर्थ होता है भाग जाना, भाग जाना, रनिंग वाला भाग नहीं, डिवाइड वाला भाग, रनिंग वाला नहीं, डिवाइड वाला भाग। तो यहाँ पर भी डिवाइडेबल, तो यहाँ पर भी डिवाइडेशन के रूल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अब हम? रूल फॉर डिवाइडेशन, इनकी बात करेंगे। रूल्स फॉर डिवाइडेशन, तो सबसे पहली बात करेंगे 1 से। तो 1 से तो सभी प्रकार की, और ये डिवाइडेशन रूल जो है आपके, फिर अगेन जो है ये आपके नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं के लिए, केवल प्राकृत संख्याओं के लिए रहेंगे ये नियम, ये बात ध्यान रखेंगे। 1 से तो सभी प्रकार की संख्याएं डिवाइडेबल होती है। अब हम बात करेंगे 2 से सभी प्रकार की सम संख्याएं डिवाइडेबल हैं, ध्यान रखेंगे। विषम संख्याएं नहीं है, याद रखेंगे। सम संख्याओं को तो पहचान जाओगे ना, इस वजह से मैं बोल दे रहा हूं कि जितनी भी प्रकार की सम संख्या है वो 2 से डिवाइडेबल है। अब हम बात करते हैं 3 से। तो 3 के लिए जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखी है 6 9 8 11 3 5 9, इस तरीके से कोई संख्या लिख दिया मैंने, बिल्कुल बेफिक्र होकर के संख्या लिख दिया। अब ये क्या 3 से डिवाइडेबल है, यानी कि पूरे तरीके से क्या 3 का इसमें पूरा भाग चले जाएगा, इसमें कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। और हम इसी के द्वारा पता भी कर सकते हैं कि कितना शेषफल बचा है। लेकिन
सबसे पहले हम बात करेंगे पूरा पूरा भाग जाएगा क्या नहीं। इसके लिए कुछ नहीं कीजिए, जितने टोटल अंक दिए सभी को जोड़ दीजिए। जैसे कि 6 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9, इनको सभी को जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 9 15 15 8 23 23 और 2 25 25 25 3 28 28 और 14 आपका हो जाता है 42। कितना हो जाता है 42। आपको यहाँ पर भी 42 में भी थोड़ी दिक्कत चले जाए उसके लिए आप इसको भी कर दीजिए कि 4 प्लस 2, यहाँ से आगे आपका 6। क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है? क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है? आप बोलेंगे जी हाँ 6 आता है, तो 6 आता है इसका मतलब यहाँ 3 का पहाड़ा पूरा पूरा 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब हम इसको सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। तो ये लीजिए आपकी संख्या लिख लीजिए 6 9। अब इसे पूरा पूरा पढ़ेंगे तो किस प्रकार पढ़ेंगे? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 98 लाख 11,359 है। ये क्या है? तो आप बोलेंगे 6 लाख 98 हजार, सॉरी 6 करोड़ 98 लाख 11,359 लिखा हुआ है। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6। अब भाग देना किस प्रकार है आपको खुद आपको सीखना, नहीं सीख पा रहे तो आ जाइए हमारे सेंटर में और मुझसे सीख लीजिए। लेकिन उसके लिए मैं पता जो है बता चुका हूं आपको, मानेगांव खुर्द पोस्टपोनिया, तो यहाँ पर आकर के आप सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से तीतर करना हो, यहाँ पर आइए 8 3 दूनी 6, यहाँ से 2 1 3 सत्ते 21, यहां से 1 0 13 12 1 5 15 और यहां पर आप देखेंगे तो 9 3 9 0, बिल्कुल आप देखेंगे तो 0 लास्ट में यहाँ शेष पर कुछ नहीं बचा, मतलब कि प्योरली यहाँ डिवाइडेबल है, प्योरली डिवाइडेबल है। अतः हमारी ट्रिक बिल्कुल सही है, हमारी ट्रिक बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं किसके डिवाइडेशन के रूल की? तो 4 के डिवाइडेशन के रूल की। तो आप कुछ नहीं कीजिए, 4 के डिवाइडेशन के रूल के लिए कोई संख्या आप नॉर्मली लिख लीजिए, नॉर्मली 4 जो है लिख लीजिए। जैसे कि आपने लिख लिया 4 9 8 7 6 5 4, ये कुछ इस तरीके से लिख दिया आपने, संख्या लिख लिया। कुछ नहीं, आप आंख बंद कर दीजिए, इनकी संख्याओं को मत देखिए, लास्ट की 2 संख्याओं को देखिए और उन्हीं 2 संख्याओं में आप 4 का भाग दे करके देखिए। अगर से पूरा पूरा भाग गया तो पूरा पूरा भाग जाता है तो फिर आपकी संख्या डिवाइडेबल है, और पूरा भाग नहीं जाता है तो आपकी संख्या डिवाइडेबल नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा भाग नहीं जा रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो आपकी संख्या डिवाइडेबल नहीं होगी। आप चाहे तो आप अपनी कॉपी में जो है इसे करके देख सकते हैं। यदि से यहीं पर यदि से हमने कोई संख्या ली है 4 1 7 4 3 2 5 9 2, यहाँ पर भी इस प्रकार से कोई संख्या लीजिए और इनके यहाँ पर भी चेक करना है तो लास्ट की 2 संख्याओं को लीजिए, और लास्ट की 2 संख्या को लिया आपने 4 दूनी 8 1 4 दिया 12। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको कुछ भी जो है शेषफल देखने को नहीं मिला, तो ये पूरी पूरी डिवाइडेबल होगी 4 से, जबकि ये पूरी पूरी डिवाइडेबल नहीं होगी। चाहे तो आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, इसे डिवाइड करके देख सकते हैं 4 से। अब 5 के डिवाइडेशन के लिए आपको बता दिया जाएगी, यदि से लास्ट डिजिट आपकी लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक यदि से आपका 0 या फिर 5 है, केवल 0 या 5 है तभी आपकी 5 से डिवाइडेबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। 0 या 5 है तभी आपकी 5 से डिवाइडेबल है, नहीं तो नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब आपको बता दिया जाए 6 के लिए, तो 6 के लिए कुछ नहीं, 6 के लिए अगर से कोई संख्या 2 और 3 इन दोनों से एक साथ डिवाइडेबल है, 2 और 3 दोनों से एक साथ डिवाइडेबल है, तो आपकी संख्या 6 से डिवाइडेबल होगी। और 2 और 3 दोनों के लिए मैंने जो है आपको बता ही दिया है रूल। अब हम बात करेंगे 7, तो 7 के लिए कोई स्पेशल कोई डिवाइडेशन का रूल नहीं है। अब हम बात करेंगे 8 के लिए, तो जैसे कि आपने देखा जो आपके 4 के लिए, उसी तरीके से 8 के लिए भी देख लीजिए 2 9 7 6 8 2 4, इस तरीके से देखिए। लेकिन 8 के लिए आपने 4 के लिए लास्ट के 2 अंक देखे थे,
लेकिन 8 के लिए आपको लास्ट के 3 अंक देखना होगा और उसमें 8 का भाग देकर के देखना होगा। 4 के लिए 4 का भाग देना पड़ता था, 8 के लिए आपको 8 का भाग देना होगा। तो आप देखेंगे तो 8 एकम 8, तो यहां से 0 उतार लिए आपने 2, लेकिन भाग नहीं जाता, भागना का 0 उतार लिए 4, 8 3 24, तो यहाँ से आपका भाग चला गया। यहाँ पर ये संख्या पूरी पूरी डिवाइडेबल है, नहीं तो नहीं होती। अब मैं आपको स्पीडली बता रहा हूँ, बाकी चीजों को आप यहाँ पर जो है बाकी संख्याओं पर इन चीजों को जो है अप्लाई करके देख सकते हैं आप। इसके अलावा अब हम बात करते हैं 9 और 11, केवल 2 ही प्रकार के जो है डिवाइडेशन के रूल बाकी बच गए हैं आपके। तो 9 के लिए सेम वैसा ही जैसे कि आपने 3 के लिए किया था, लेकिन 3 जैसे कि हम यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं 9 के लिए 1 6 9 5 11 17, इस तरीके से कोई संख्या लिख लिए। 3 को सभी को जोड़ दिए, जिस प्रकार 3 में किए थे हमने उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है। इस तरीके से सभी को जोड़ दिए, सबको जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ 1 6 7 7 16 16 5 21 21 और 3 24 और 7 31 प्राप्त हुआ। और 31 हम देखेंगे कि 9 के पहाड़े में आता है क्या नहीं आता, तो 31 9 के पहाड़े में नहीं आता है, इस वजह से ये संख्या डिवाइडेबल नहीं होगी। यदि से कोई संख्या जहां सभी अंकों को जोड़ने के बाद संख्या 9 से डिवाइडेबल होती तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइडेबल हो जाती। ये बात ध्यान रखेंगे, अभी तो नहीं है, ये डिवाइडेबल नहीं है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं 11 की, तो 11 के लिए भी यही इसी क्वेश्चन को हल करके देख लेते हैं। तो 11 के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप एक अंक छोड़कर के एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़ देंगे। 1 से 9 को, 9 से 1 को और 1 से 1 को, और उसके बाद फिर अगली संख्या नहीं है। तो आप देखेंगे क्या 1 + 9 + 1 + 1, इन सभी को जोड़े आपने तो आपको मिल जाएगा 12, जबकि 6 से 5 को, 5 से 1 को और 1 से 7 को, मतलब कि 6 + 5 + 1 + 7, इन सभी को जोड़े आपने तो 6 5 11 11 और 1 12 12 7 19। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक तो ये संख्याएं बराबर होनी चाहिए थी, ये संख्याएं बराबर होनी चाहिए थी, या फिर इनका अंतर 11 से डिवाइडेबल होना चाहिए था, 11 से डिवाइडेबल होना चाहिए था, लेकिन ना तो ये संख्याएं बराबर है, ना ही इनका अंतर 11 से डिवाइडेबल है। इनका अंतर ना ही 11 से डिवाइडेबल है और ना ही ये संख्याएं बराबर है इन सभी को जोड़ने के बाद। तो ये संख्या अब आपकी 11 से भी डिवाइडेबल नहीं होगी, 11 से भी डिवाइडेबल नहीं होगी। तो ये रहे हमारे डिवाइडेशन के रूल। इसे जो है आपको समझ आया होगा तो ठीक है, इसे बार बार देखिए। अगर इसे नहीं आया है तो मुझसे आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसे मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।